गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। एंड आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, करेंगे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है ये हमने टॉपिक स्टार्ट करना है और आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी हैं जो कि हमें करने हैं। क्योंकि बहुत लेंथी है तो आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम भी ले सकता है हमें कंप्लीट करने में और नेक्स्ट यो 2 या 3 दिन ले सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द खत्म कर दें। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है। तो इसमें सबसे पहले जो है, कंपोजिशन से भी पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ली है। तो ये हमने कहाँ से ली है, पहला क्वेश्चन है। तो कहाँ से ली है, बहुत सिंपल सा आंसर है, कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, है ना। वही लोग यहाँ पर रूल करके गए हैं, ब्रिटेन से। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमने ब्रिटेन से ली है। और इसमें बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक होता है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट होता है। अब ये हेड ऑफ स्टेट जो है ब्रिटेन में कौन है, अगर ब्रिटेन की हम बात करें तो ये यहाँ पर कौन है, किंग। हेड हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर किंग है। लेकिन इंडिया में कौन है, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट मतलब पूरे इंडिया का जो हेड है वो कौन है, वो तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है ना। लेकिन अब इसमें हेड ऑफ स्टेट तो हो गया किंग। फिर बात करते हैं हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन है, ब्रिटेन में कौन है, पीएम। हाँ, और इंडिया में कौन है, हाँ नरेंद्र मोदी। तो दोनों कौन है, पीएम। तो ब्रिटेन में कौन है प्रेजेंट में, ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक है। और यहाँ पर कौन है इंडिया में, नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें सबसे पहला लेवल क्या आता है, हेड ऑफ स्टेट। एक हेड ऑफ स्टेट होगा, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और फिर तीसरा जो ऑर्गन है वो क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी, है ना। पार्लियामेंट होगी कहाँ पर, यूनियन लेवल पर। और फिर जो स्ट्रक्चर हमारा यूनियन पर है, सेम वही स्ट्रक्चर स्टेट में होगा। स्टेट में कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो है गवर्नर बनाया हुआ है। गवर्नर के नीचे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर। और ये सब कार्य कहाँ पर करते हैं, इनकी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। तो इन सब की क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्ट्रक्चर हमारा यूनियन पर है वही स्ट्रक्चर हमने स्टेट लेवल पर भी किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली। वही जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टेट लेवल पर भी है। और अगर हम फिर बाद में नीचे बात करें तो हमने हमारे पास एक थर्ड टीयर है। ये तो होगा फर्स्ट टीयर। फर्स्ट टीयर यानी कि यूनियन, यानी कि केंद्र। सेकेंड टीयर कौन सा हो गया, स्टेट, यानी कि राज्य। और थर्ड टीयर भी तो है हमारा, कौन सा है, पंचायत, है ना, पंचायत भी है। तो ये हमारा थर्ड टीयर है। 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है
प्रेसिडेंट। और हमारा प्रेसिडेंट जो है ये यूएसए के प्रेसिडेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो वहां का हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट सब होता है। फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होता है। और कन्वीनियंट काम करने के लिए कौन होती है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट सेम ऐसा स्ट्रक्चर स्टेट में भी दिया गया है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और थर्ड टीयर हमारा दिया गया है पंचायत का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये माइंड में जब भी हम संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किन किन को लेकर या मिल करके बनी है? तो पार्लियामेंट जो है ये तीन जो है पर्सन्स को लेकर मतलब तीन जो है इसके अंग हैं। अब पहला अंग कौन सा है? काउंसिल ऑफ स्टेट। इसे इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम राज्यसभा पढ़ेंगे सब जगह। काउंसिल ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर? पहला हाउस है ये, अपर हाउस है ये। इसे ये भी याद रखना कि ये क्या है? ये एक अपर हाउस है। अपर हाउस, उचला ऊपरी सदन, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। फिर कौन सा प्रधान? ये हाउस ऑफ द पीपल लिखेंगे, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल कौन हो गया? लोकसभा। लोकसभा। और फिर कौन आता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही भाग होता है, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये संसद का ही भाग होता है। तो संसद किनको लेकर बनती है? अगर क्वेश्चन आता है कि संसद यानी कि संसद के ये भाग हैं, इनमें से कौन सा संसद का भाग है या कौन सा संसद का भाग नहीं है, तो आपको अगर ऑप्शन में तीनों दिख रहे हैं तो तीनों ही आपके भाग होंगे। इस तरह से अगर लिखा हुआ है 1, 2 और 3 और आपको ऑप्शन दिया जाए 1, 2, 1, 3 या 2, 3 और या फिर ऑल 1, 2, 3, तो आप आंसर के कौन से पे लगाएंगे? डी वाले पे, यानी 1, 2, 3 ऑल, सभी। तो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किन किन को लेकर बनती है? तो पार्लियामेंट बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। अब पार्लियामेंट से संबंधित जो है आपको इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो कौन कौन से याद रखने हैं? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 79। और ये जो मैंने बात बताई है ये वाली, ये इसी में लिखी हुई है कि जो कंपोजिशन होगा पार्लियामेंट का उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट होंगे, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और राज्यसभा होगी। तो अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें ऐसे ही लिख लेना, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें आर्टिकल 80 आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बस आर्टिकल 79 में सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनेगा, बस ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 80 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा किस किस को लेकर बनती है पता है? राज्यसभा देखो, राज्य इसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे? टोटल 238 सदस्य होंगे टोटल, ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, प्लस 12 नामित सदस्य होंगे या मनोनीत होंगे, जिसे कहते हैं ना मनोनीत। अब ये मनोनीत मैं बताती हूँ इसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करेगा इनको? एक ही पर्सन नॉमिनेट कर सकता है जो सारी चीजें करता है, हाँ,
प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, 12 जो मनोनीत होंगे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो नॉमिनेट होंगे सदस्य वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। 12 टोटल कितने होंगे 238, लेकिन 12 जो है ये कौन नॉमिनेट कर देगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ये अपनी मन से नहीं करेगा, कौन कौन से, ये कौन लोग हो सकते हैं जो 12 लोग हैं, ये कहां से हो सकते हैं, जिन्होंने लिटरेचर में कुछ अच्छा किया हो, यानी कोई अच्छे लेखक हो, है ना, लिटरेचर, लिटरेचर में अच्छा किया हो, या फिर किसी आर्ट फॉर्म में अच्छा किया हो, डांस में, नाटक में, किसी उसमें किया हो अच्छा। ठीक है, या इनका बैकग्राउंड कहाँ से हो, कोई साइंटिस्ट हो, साइंस में इन्होंने कुछ अच्छा किया है, कोई साइंटिस्ट है रनाउंड। ठीक है, या फिर इन्होंने स्पोर्ट में कुछ अच्छा किया है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, रेखा जो है वो भी रही हैं। बहुत बड़े बड़े जो आपने नाम सुने होंगे, तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 12 जो मनोनीत करेंगे प्रेसिडेंट, वो लिटरेचर से भी हो सकते हैं, आर्ट से भी हो सकते हैं, साइंस से भी हो सकते हैं, कहीं से भी, जो जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया, बहुत अच्छा काम किया हो, तो उनको ये 12% को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है इन्होंने कंपोजिशन। अब आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में किसका है, हाउस ऑफ द पीपल यानी राज्यसभा का। तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल यानी के लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन। तो लोकसभा के गठन में जो है, इसमें कहा गया है कि 530 जो मेंबर्स हैं वो कैसे आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से। भाई हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा, तो 530 मेंबर तो आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि ये सीट है पूरी लोकसभा की, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। और इसमें 20 जो आएंगे, 20 जो मेंबर आएंगे यानी 20 मेंबर जो है ये यूनियन टेरिटरी से आएंगे, क्योंकि बेटा यूनियन टेरिटरी में तो सीट होती नहीं है ना, यूनियन टेरिटरी में तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। तो 20 मेंबर्स जो है ये कहां से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, और ये बढ़ती घटती बढ़ती रहती है संख्या। तो प्रेजेंट में अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने लोकसभा में, अभी लोकसभा में कितने वो है सदस्य पता है, मैंने अभी लिखवाया था, याद रखना ये, अब चेंज हो जाएगा 543। ठीक है, चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इलेक्शन हो जाएंगे, तो शायद 42 हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, डिपेंड करता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो है ये इतनी है 543। तो 40 तो टोटल हो गए, और 5 जो है वो वही, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को मंत्री बना देते हैं, बनाते हैं ना, बिना इलेक्शन के भी मंत्री बनते हैं। तो वो जो मंत्री बनते हैं तब वो वहां पे संख्या एक आध ऐड हो जाती है, 3 बन गए या 2 बन गए, तो वो इस तरह से हो जाता है। तो 81 में किसका गठन लिखा हुआ है, लोकसभा का गठन। लोकसभा में 530 मेंबर तो डायरेक्ट इलेक्शन से आने चाहिए, और 20 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, ये वहां से आते हैं 20 मेंबर। तो टोटल जो है इसका कंपोजिशन हो गया। अब कंपोजिशन के बाद जो है आपका आर्टिकल 81 के बाद है 82, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। 82 री एडजस्टमेंट, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच इलेक्शन, आफ्टर ईच इलेक्शन, आफ्टर ईच सेंसस, आफ्टर ईच सेंसस मतलब प्रत्येक जो जनगणना होगी उसके बाद सीट जो है वो रीएडजस्ट होगी। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीट जो है
वो रीएडजस्ट होंगी। तो इसको आपको बहुत भली भांति प्रकार से याद रखना है। और अभी जो है 2011 का सेंसस है, लेकिन बेटा हमारे यहाँ पे जो सीट है वो 76 के अराउंड का जो सेंसस है उसके हिसाब से ही बनी हुई है। अभी तक 2011 के सेंसस के हिसाब से भी जो है सीट वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जब अब 2021 का सेंसस जो है वो होना था वो अब नहीं होगा, तो अब ये 2026 के बाद ही लाइकली रीएडजस्टमेंट होगा सीटों का। बेटा इसलिए नहीं हुआ, एक तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तो इन्होंने किया ही नहीं। अब 2021 का सेंसस का आना था, अब 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं है कोविड-19 की वजह से। तो जब 2021 की जनगणना हो जाएगी, पॉपुलेशन का पता चल जाएगा, तो जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 75 सीट है, तो हो सकता है 75 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीट बनाई जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से बनाते हैं ना, इतनी पॉपुलेशन का एक, गाजियाबाद इतनी पॉपुलेशन का है, ठीक है, मेरठ इतनी पॉपुलेशन का है, ऐसे इस तरह से सीट बनेंगी। तो अगर पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर राज्य की ज्यादा होगी तो वो सीट फिर कम करेंगे या बढ़ाएंगे, यानी कि किसी को डिस्ट्रिक्ट और नया कोई डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देंगे, ऐसे होता है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो इन्होंने नहीं किया 2011 के हिसाब से, वो तो ये गवर्नमेंट जाने, लेकिन 2021 का सेंसस तो करा देते। अब ये सेंसस, ये जनगणना हो जाती तो पता तो चल जाता हमारी पॉपुलेशन वाकई में हम चाइना से आगे हो गए हैं या नहीं हो गए, है ना। लेकिन फिगर्स कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है बेटा, फिगर्स नहीं है। अब जनगणना सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होती, जनगणना किसके लिए होती है कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग अनएजुकेटेड है, कितनों के पास घर है, कितनों के पास नहीं है, कितनों के पास जो है स्कीम पहुंच रही है, कितनों के पास, कितने कितने लोगों के घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, और किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। तो फिर उस फिगर से हमें क्या करना है, उस फिगर से हम नई स्कीम बनाएंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेंसस कराने का पर्पस ये होता है कि अगर महिलाओं का जो है वो रेशियो कम हो रहा है तो और पॉलिसीज बनानी है, महिलाओं के लिए और चीजें करनी है, या बच्चों के लिए और चीजें करनी है, तो वो स्कीम बनाने के लिए जनगणना होती है बेसिकली। अब कराई 2021 के बाद, अभी हो सकती थी लेकिन अब नहीं कराई, अब इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ। 21 के बाद 22 था लेकिन नहीं कराया, 22-23 में करा देते, 2 साल थी, लेकिन इन्होंने जनगणना डिले करा दी है। और ऐसा नहीं था कि कराई नहीं जाती, वो होती है, हर 10 साल बाद सेंसस होता है, देखा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो रीएडजस्टमेंट होगा हर सेंसस के बाद। फिर बात आती है 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस, ड्यूरेशन ऑफ हाउस, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की बात करते हैं। राज्यसभा जो है ये जो चैम्बर है इसका कोई टाइम नहीं है कि ये कब निरस्त हो जाए, ठीक है, कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में ये कहा गया है कि इसके 1/3 जो वो होंगे सदस्य, वो प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ये प्रत्येक लिख लो, प्रत्येक 2 वर्ष। तो 2 वर्षों में ये रिटायर होते रहेंगे 1/3 सदस्य, यानी इसका कोई भी टेन्योर नहीं दिया गया है, ड्यूरेशन नहीं दी गई है कि कितने टाइम में लोकसभा खत्म होगी। तो लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है। पहले कहते थे, जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि 6 साल, लेकिन 6 साल भी नहीं होता था, ठीक है। और लोकसभा का तो आप लोगों को पता ही है 5 years का, ठीक है। अब क्या लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है? अगर इमरजेंसी है तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी है और लोकसभा का जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है उस समय और इमरजेंसी लग गई तो 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। और 1 साल के लिए बढ़ाने के बाद जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो इमरजेंसी के आफ्टर में, यानी कि इमरजेंसी के बाद वो सिर्फ 6 महीने तक ही लोकसभा रह सकती है, और 6 महीने के बाद आपको दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे। यानी कि आप उसका एक एक वर्ष तो कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 वर्ष के बाद
अगर इमरजेंसी मान लो खत्म होगी, एक साल के बाद इमरजेंसी खत्म होगी, यानी कि इमरजेंसी लगी 2024 में और मान लो 2025 में इमरजेंसी खत्म हो गई, अभी लगा दो इमरजेंसी, ठीक है, लोकसभा के चुनाव निरस्त, तो लोकसभा के चुनाव नहीं हुए। अब लोकसभा के चुनाव नहीं हुए, 25 तक तो ये चल गए। 25 के बाद जैसे ही एक दिन जनवरी आगे कूदेगा तो ये सिर्फ जून तक ही रहेंगे, जून के बाद इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है, यानी 6 महीने बाद इनको इलेक्शन कराने ही पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो फिर इनकी हेडेक है, नहीं बंद नहीं, चलती रहेगी, जो पुरानी लोकसभा है वही कार्य में रहेगी जब तक नई इलेक्ट होकर नहीं आ जाती, ठीक है, तो ये रहेगा, नहीं तो कार्य कौन देखेगा देश के, तो ये है। और एक चीज और है, इसमें हो गया इमरजेंसी हो गई, ये हो गया। ड्यूरेशन बहुत सिंपल है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि राज्यसभा का जो समय है कार्यकाल कितना होता है, तो उसमें कभी भी 5 साल 6 साल कहीं भी लिख रहा हो ना, कहीं 5 या 6 साल पे कभी भी टिक मत कराना, उसमें कहाँ टिक करना है कि यह एक जारी सदन है, यानी कंटिन्यूइंग चैम्बर है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, बस इतना याद रखना, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन तक ही रखते हैं हम पार्लियामेंट। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए, और कल जो भी हम करेंगे इसके ड्यूरेशन के बाद वाले टॉपिक करेंगे कि इसके चेयरमैन कौन कौन से होते हैं और स्पीकर कब कौन इलेक्ट करता है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो आई होप कि ये जो सभी क्वेश्चन हाँ आपको समझ आए होंगे कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट 3 जो है सदस्यों से मिलकर बनती है, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब इसमें जो है आपको राज्यसभा का जो कंपोजिशन है उसके बारे में जानना है, तो 238 मेंबर पूरे होने चाहिए, और 12 जो है ये नॉमिनेटेड होते हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये 12 किसी भी लिटरेचर, आर्ट या साइंस या किसी भी फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहां से इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, और ये 12 जो है ये नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। फिर 81 जो है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में इनका जो गठन है, यानी कि राज्य लोकसभा का गठन है, इसमें टोटल 530 मेंबर होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन से ही आते हैं, और इसमें 20 मेंबर जो है ये यूनियन टेरिटरी के होंगे। 82 जो है आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सीटों का रीएडजस्टमेंट होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज लिखे हुए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज में बस आपको एक बात याद रखनी है कि राज्यसभा कभी भी कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, इसमें 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है रिटायर हो जाते हैं, और लोकसभा जो है इसका जो टेन्योर है वो 5 वर्ष तक का होता है। तो आई होप यू लाइक द सेशन, और आपको पार्लियामेंट जो है अभी क्लियर हो गया होगा, और अभी पार्लियामेंट जो है क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है तो इसको हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। एंड बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पे, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।